हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अंतरदर्शन विधि। तो देखिए, अंतरदर्शन विधि ही सबसे ज़्यादा व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है शिक्षा मनोविज्ञान की। क्यों? क्योंकि अंतरदर्शन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चे को अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने का मौका मिलता है। एक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के बहुत सारे पहलुओं या बहुत सारे पक्षों के बारे में जानने का मौका मिलता है इस विधि के द्वारा। जब बच्चा जो है अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को जान सकता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यानी कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। ए है वंशानुक्रम। तो देखिए, वंशानुक्रम हमेशा से ही प्रभावित करता है हमारे विकास को, हमारे विकास के सभी पक्षों को, चाहे वो शारीरिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो या कोई भी विकास हो, हमारे विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है हमारा वंशानुक्रम। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। बी है कि वातावरण भी हमारे विकास के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। इसी तरीके से खेल और व्यायाम जो है वो भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। जितना ज़्यादा व्यायाम करेंगे या जितना ज़्यादा हम लोग खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही हम फिजिकली स्ट्रांग बनेंगे और साथ ही हमारा ठीक तरीके से विकास हो पाएगा शारीरिक तौर पर। तो आपके तीनों ऑप्शन सही हो गए, तो आपका आंसर ऑब्वियसली डी होगा, ये सभी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। ये कथन किसका है? देखिए, क्वेश्चन में ही आ गया सामाजिक परिस्थिति, यानी कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है या हमारे आसपास के जो लोग हैं समाज में, उनके साथ अंतःक्रिया बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपने भाषा का विकास करना है। तो ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की जो है हमेशा ही समाज के साथ अंतःक्रिया पर बहुत बल देते हैं। वाइगॉस्की कहते हैं कि समाज के बीच रहकर, समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनाकर, अंतःक्रिया करके ही किसी बच्चे का विकास हो सकता है ठीक तरीके से, है ना। बिना इसके समाज से हटकर, समाज से अलग होकर बच्चे का विकास हो ही नहीं सकता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा रहेगा? यानी कि हमें अपने शरीर की पेशियों को अगर डेवलप करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना। तो देखिए, चिकनी मिट्टी के नमूने बनाने में हमारी पेशियों का विकास नहीं होता है। बी है झूला झूलना। तो झूला झूलने में भी नहीं होता है, ऑब्वियसली हम कोई भी थोड़ी सी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना। सी है बॉल फेंकना। बॉल फेंकना में ज़रूर हो जाता है हमारी पेशियों का विकास, क्योंकि हमारे जो हाथ की पेशियां हैं उनका विकास होता है जब हम बॉल फेंकने वगैरह का काम करते हैं ना। हम बॉल फेंक रहे हैं तो ऑब्वियसली खिंचाव थोड़ा सा आ रहा है और बहुत सारे जो है एक्सरसाइजेज हो जा रही है, बिना एक्सरसाइज किए भी एक्सरसाइज हो रही है। तो बॉल फेंकना सबसे ज़्यादा अच्छा क्रियाकलाप रहता है पेशी संबंधी विकास के लिए। डी ऑप्शन देंगे तो रेत पर चित्र खींचना, तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छा क्रियाकलाप नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ है, पहचान विकास संबंधित है। पहचान विकास कौन से उससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से। बिल्कुल सही है, एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है पहचान विकास। क्यों? क्योंकि एरिक एरिक्सन ने कहा था कि एरिक एरिक्सन ने जो अपनी अवस्थाएं दी हैं विकास की, या जो अपनी मनोसामाजिक सिद्धांत की जितनी भी अवस्थाएं बताई हैं, तो उनमें इन्होंने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग एज के बच्चों को रखा है। तो इन्होंने ही जो है पहचान के बारे में बात कही है कि अगर बच्चे का पहचान हो जाता है, एक अवस्था में आने के बाद बच्चे को पहचान मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा पॉजिटिव फील करता है, वरना बच्चे में हीन भावना आ जाती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा है? यानी कि सभी बच्चों के लिए या सभी स्टूडेंट्स के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे अच्छा या सबसे प्रमुख पक्ष कौन सा है? ए ऑप्शन दे रखा है कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को कि गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। बी है कि विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक प्राप्त कर लेना। तो ये भी नहीं है, बहुत बच्चे रट कर भी ऐसा करते हैं।
सी है कि उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन और अपनी देखभाल करना सीखना। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो बच्चे विद्यालय के अलावा भी अपने घर पर भी सीख सकते हैं। डी है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि विद्यालय में जाकर जो बच्चे हैं वो सीखते हैं कि समाज के दूसरे लोगों के साथ अनुशासित कैसे रहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए विद्यालय में अगर एक बच्चा आ रहा है तो कोई दूसरे बच्चे भी तो आ रहे हैं पढ़ने, एक बच्चा अकेला तो नहीं जा रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ एक बच्चा मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको पता चलता है कि अच्छा समाज के बाकी लोगों के साथ किस तरीके से अच्छे से रह सकते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। 7th है संज्ञानात्मक संप्रीति का न्यूनतम स्तर कौन सा है। तो देखिए संज्ञानात्मक संप्रीति का सबसे ज़्यादा न्यूनतम स्तर होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज। आपको ये चीज़ पता होगी कि जो है जब भी हम बनाते हैं अपनी एलपी वगैरह तो उसमें हम इस चीज़ को ध्यान भी देते हैं कि जो भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि इस तरीके से ये सीढ़ी चलती है, यहाँ पे सबसे नॉलेज होता है नॉलेज, उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद होता है एप्लीकेशन, उसके बाद होता है एनालिसिस, सिंथेसिस और उसके बाद होता है मूल्यांकन करना, है ना। तो इसमें सबसे नीचे न्यूनतम स्तर पे क्या है, नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। 8th क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए ए ऑप्शन दे रखा है आर्थिक तत्व। तो आर्थिक तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। जो बच्चे अगर गरीब हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के साथ ठीक से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। बी है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं कि हमारे को जो है अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है या हमारे समाज के लोग कैसे हैं, उनको देखकर उनके साथ इंटरेक्शन करके हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है, बाकियों से अलग है। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए ये तीनों सेम में आते हैं, है ना, क्योंकि ये देखिए किसी ना किसी तरीके से ये सीखने की ही बारे में बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो सी ऑप्शन है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये बिल्कुल जो है शेष से भिन्न होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण किस चीज़ का है। तो देखिए जब कोई चीज़ हमें पहले से आती है और उसके आधार पर हमें दूसरी चीज़ सीखने में आसानी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं उधर्व अधिगम अंतरण होना, है ना, उधर्व अधिगम अंतरण होना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, या अधिगम का उधर्व स्थानांतरण भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो हमने सीख ली है वो चीज़ हमें दूसरी चीज़ सीखने के लिए हेल्प कर रही है। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने प्लस करना सीख लिया है तो ये चीज़ उसको मल्टीप्लाई सीखने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो जो ये चीज़ हेल्प करती है कोई पहली चीज़ दूसरी चीज़ सीखने में, तो ये उधर्व अधिगम अंतरण का एक उदाहरण इसको हम बोलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम का पठार, आपको पता है कि अधिगम का पठार क्या होता है, कि जैसे मैं कुछ सीख रही थी, पहले मेरी उन्नति ऐसी थी सीखने में और उसके बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो गया, यानी कि कोई प्रोग्रेस इस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है सीखने में, या कोई नीचे भी नहीं हो रही हूँ मैं, बस ऐसे हो गई हूँ एकदम फ्लैट, कुछ भी नया सीख नहीं पा रही हूँ। तो यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम के पठार का कारण नहीं है ये आपको बताना है। ए है प्रेरणा की सीमा। तो देखिए प्रेरणा की सीमा तो अधिगम पठार का कारण है। अगर हमें उचित प्रेरणा या अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम कोई भी चीज़ सीखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बी है विद्यालय का सहयोग। ये बिल्कुल आपका जो है करेक्ट आंसर होगा कि विद्यालय का सहयोग जो है ये एक अधिगम के पठार का कारण नहीं होता है, क्योंकि अगर विद्यालय से हमको सहयोग मिल रहा है कुछ सीखने के लिए तो ये तो एक अच्छी बात है ना। तो ये पठार कहाँ से बन जाएगा, या हमारे सीखने में बाधा थोड़ी डालेगा ये चीज़ सहयोग। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि अधिगम यानी कि जो सीखना है वो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, कि हमारे अनुभव से या हमारे प्रशिक्षण से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वही अधिगम होता है। ये कथन किसने दिया था, ये परिभाषा किसने दी थी, ये आपको बताना है। तो देखिए ये बात कही थी गेट्स और अन्य ने। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गेट्स और अन्य। 13 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो देखिए सीखने का मुख्य नियम जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था उसमें 3 नियम इन्होंने बताए थे। कौन कौन से? सबसे पहले इन्होंने बताया था प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, और एक और नियम इन्होंने बताया था तत्परता का नियम,
ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि तीनों नियम आपको मिल रहे हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों मिल रहे हैं। लेकिन शामिल कौन सा नहीं है, तो बहुअनुक्रिया का नियम। आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये तो बिल्कुल सही है। एसआर थ्योरी भी इसको हम कहते हैं कि ये थॉर्नडाइक ने दी थी। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये भी ठीक है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो बीएफ स्किनर ने दी थी। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलव ने दिया था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीखने का जो क्लासिकल या क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो पेवलव ने दी है। सीखने का समग्र सिद्धांत, देखिए सीखने का समग्र सिद्धांत दिया है कोहलर ने, या जो गेस्टाल्टवादी है उन्होंने। तो सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है, ये बिल्कुल गलत है। हल ने तो भाई वो दिया है क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत, है ना, समग्र सिद्धांत थोड़ी दिया है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ही बताना था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 15 है, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, सुजनन शास्त्र के पिता से किसका नाम जुड़ा है, तो वो है गाल्टन का। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गाल्टन। 16 है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षा को, मतलब शिक्षक को, यानी कि बच्चा केंद्र में है लेकिन जो टीचर है वो केंद्र में नहीं है। और ऑब्वियसली बच्चे को ही केंद्र में रखना चाहिए हमें शिक्षा की प्रक्रिया में। तो ये कौन सा उपागम है, ये आपको बताना है। तो ये उपागम है सृजनात्मक उपागम। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मक उपागम। 17 है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। कौन से बच्चों में, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, यानी कि ऐसे प्रत्यय, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में ऐसे कौन से बच्चे सोच सकते हैं जो कि उनके सामने नहीं है लेकिन उसकी कल्पना बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से बच्चे होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, ऐसे बच्चे होते हैं पिछड़े हुए। तो देखिए, पिछड़े हुए बच्चे नहीं ऐसा कर सकते कि वो अमूर्त प्रत्ययों को ग्रहण कर लें। प्रतिभाशाली बच्चे, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है कि जो प्रतिभाशाली या जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को, या जो अमूर्त प्रत्यय होते हैं उनको बहुत आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। 18 है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, क्या क्या भेद हम पाते हैं वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है विचलनशीलता। तो व्यक्तिगत भेद का यही मतलब है कि कोई भी दो बच्चे भी आपस में सेम नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, हर चीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, है ना। दो जुड़वा बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं, ए है विचलनशीलता, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, विचलनशीलता हम पाते हैं, प्रतिमानता भी पाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। 19 देखते हैं। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, रवादार बौद्धिकता। तो देखिए, इससे नहीं माना जाता है। अभिसृत सोच का मतलब होता है कि एक काम को करने का एक ही तरीका खोजना, तो ये भी सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी नहीं है। विविध सोच, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके सोच लेना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 देखते हैं। कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है ना। कैटल का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण जो कैटल ने दिया है, परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। कैसा परीक्षण है बुद्धि का, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये आपके आ जाएगा अशाब्दिक परीक्षण में। ठीक है, अशाब्दिक परीक्षण जो है कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? ए, एक बुद्धि लब्धि में 105 अंक प्राप्त करना। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि एक हमारी जो बुद्धि लब्धि अगर 105 आ गई है तो इसका मतलब है कि हम उच्च बुद्धि वाले हैं। याद करके पता बताना, ऐसा भी नहीं है कि हमने जो है कुछ चीज़ याद कर ली, रट ली और उसके बाद में हमने बता दिया है, तो ये कोई उच्च बुद्धि का संकेत नहीं है। सी है, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठ पोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा बार बार, किसी बच्चे ने एक बार गलती कर दी, हमने उसे समझा दिया है कि भाई ये चीज़ गलत है और तुम ऐसा काम मत करो, तो अगली बार बच्चा उस चीज़ को नहीं दोहराता है। तो हम बोलेंगे हाँ बच्चे में बुद्धि है, बच्चे को ये हमारी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी अगर देखें कि उच्च श्रेणी से प्राप्तांक प्राप्त करना, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, प्राप्तांक मैटर नहीं करता है, नंबर्स हमारे मैटर नहीं करते हैं कि हमारी बुद्धि अच्छी है या नहीं।
22 है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है वो आपको बताना है। ए है सामान्य बुद्धि का अभाव, तो सामान्य बुद्धि का अभाव तो एक कारण होता है पिछड़ेपन का। पिछड़ापन का मतलब यही है कि जो क्लास में क्रियाकलाप हो रहे हैं या क्लास में अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, यानी वो बाकियों से पिछड़ गया है। तो इस पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। सामान्य बुद्धि का अभाव, ये तो एक कारण हो सकता है कि बच्चे में बुद्धि की कमी है। शारीरिक दोष भी एक कारण हो सकता है, और विशिष्ट पिछड़ापन यानी कि कोई एक सब्जेक्ट में अगर बच्चे को दिक्कत है तो हो सकता है कि वो कम उपलब्धि उसकी आए या कम मार्क्स लेकर आए बच्चा, ठीक है। तो ये सारे कारण होते हैं। कौन सा कारण नहीं है, तो वो है स्वस्थ वातावरण। अगर एक अच्छा वातावरण बच्चे को मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो पिछड़ नहीं जाएगा किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है। 23 है, डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो ये तो हमने अभी देखा ही था कि प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की क्षमता होती है गिफ्टेड बच्चों में। 24 है कि अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण और रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। अपूर्ण रेखा चित्रों के अर्थपूर्ण यानी कि कोई हमने जो है कुछ लाइंस खींच के दी है और बच्चे को हम बोल रहे हैं भाई इस ड्राइंग को पूरा करो, और रुचिकारक चित्रों को बनाना, कुछ अच्छे जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बच्चे चित्र बना रहे हैं। तो ये किसके लिए हम मापन करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये हम मापन कर रहे हैं सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का, कि बच्चे में कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी है हमको वो देखना है ना, कितनी नई चीज़ों का सृजन कर सकता है बच्चा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं। तो देखिए समस्या समाधान विधि ये कोई नहीं है, तनाव को कम करने की विधि ही नहीं है। पहली बात तो ये समस्या समाधान विधि तो ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए हम किसी समाधान को खोज लेते हैं। बी रक्षात्मक यांत्रिकता, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष ढंग है, ठीक है। रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करना, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस जो हैं हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।